हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज से हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं या यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट आया हुआ था कि एग्जाम बहुत नज़दीक है और अभी तक काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कवर नहीं हुआ है। उनके क्लासेस में कहीं ना कहीं 3rd या 4th यूनिट तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन 5th यूनिट के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने 5th यूनिट को मिडिल में ही स्टार्ट किया है ताकि उनको हेल्प मिल सके। अभी तक सिर्फ हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 ही कवर किया हुआ था, क्योंकि बच्चों का स्पेशल रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो हम अब ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी के जो रिमेनिंग पर्सन है, रिमेनिंग पार्ट है इस सब्जेक्ट का, जैसे कि यूनिट 3 और यूनिट 4, उसको हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम कवर करने वाले हैं सेंट्रली एक्टिंग सेंट्रल नर्वस ड्रग्स या ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका बेसिक मतलब होता है वो ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करने वाले। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट होता है जो बॉडी को एक तरीके से पूरे तरीके से कंट्रोल में रखता है। इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, कुछ काम को या कुछ इफेक्ट को डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, वही कुछ इफेक्ट को अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मदद से प्रोड्यूस कराता है। तो आज हम जो देखने वाले हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी के ऊपर जो ड्रग काम करेगा उसको हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है हमारा ब्रेन। तो इसमें जितने भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अपने सिग्नल को लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, और उसकी वजह से एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है। अगर वही न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे अंदर बहुत सारे कंडीशन हमें देखने को मिलता है या बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलता है। अब जो हम ड्रग खाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करेगा और अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कराएगा। या तो वो इनहिबिट करेगा या तो वो उसको एक्साइटेड करेगा या उसको एक्टिवेट करेगा, जिसको हम एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है सीएनएस ड्रग आर द एजेंट दैट एक्ट ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मॉडिफाई द फंक्शन। जो सीएनएस ड्रग्स होता है वो बेसिकली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है ताकि हमारे उसका नॉर्मल जो फंक्शन है जिसमें डेविएशन आ गया है या खराब हो गया है उसको वो मॉडिफाई करके ठीक कर सके। दे इन्फ्लुएंस द न्यूरोट्रांसमिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारे बेसिक न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, उसमें जो भी प्रॉब्लम आया है उसको इन्फ्लुएंस करके ठीक करना होता है। जैसे कि वो एगोनिस्ट एक्टिविटी दिखाएगा या एंटागोनिस्ट एक्टिविटी दिखाएगा, जिसमें या तो उसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा या एक्टिविटी घट जाएगा। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसका मेन यूजेस कहां पे देखा गया है, जैसे कि हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन गया हुआ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये ठीक करेगा या उसके सिम्टम को हील करने वाला है। आगे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है सीएनएस ड्रग कैन ईदर स्टिमुलेट और डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी। जो सीएनएस ड्रग होता है वो बेसिकली या तो स्टिमुलेट करेगा या उसको डिप्रेस करेगा, किसको, ब्रेन के एक्टिविटी को। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व आर द गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन। इसमें जो मेन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बेसिकली या तो गाबा होगा, डोपामिन होगा, सेरोटोनिन होगा या तो एसिटिलकोलिन होगा। यही हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिशन कराते हैं, सिग्नल्स को लेके जाते हैं और ऑर्गन्स के अंदर फंक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, और इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, इसमें बताया गया है दिस ड्रग एक्ट बाय मॉड्यूलेटिंग सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन। यानी इस ड्रग का एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर होने वाला है, या सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो भी न्यूरॉन्स है उसके अंदर फंक्शन को मॉडिफाई करने वाला है। दे आर एसेंशियल इन द मैनेजिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, साइकोसिस एंड पेन। इसका जो मेन एक्टिविटी देखने को मिल सकता है जो कि एंजाइटी के मैनेजमेंट में होगा, डिप्रेशन को ठीक कर सकता है, एपिलेप्सी की कंडीशन में रिलीफ दे सकता है और साइकोटिक कंडीशन में उसको डिप्रेस करके सुला सकता है, और पेन मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम 8 पॉइंट की बात करें, सीएनएस ड्रग मस्ट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी जो सीएनएस ड्रग होता है उसमें एक एक्टिविटी होना चाहिए कि वो मस्टली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करना चाहिए। ब्लड ब्रेन बैरियर वो होता है जो हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करता है आउटर सब्सटेंस से, यानी कोई भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या ब्रेन को खराब कर सकता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है, यानी लिपिड से बना हुआ होता है। तो हम जब सीएनएस में कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस कराएंगे तो उस ड्रग का कैपेबिलिटी इतना होना चाहिए कि वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, लिपोफिलिसिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग एंट्री टू सीएनएस। यानी जो लिपोफिलिक कैरेक्टर होता है ड्रग का, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो जो ड्रग है हमारे सीएनएस को पेनिट्रेट कर सके, या जो सीएनएस का बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सीएनएस के अंदर एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके। दे आर वाइडली यूज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। इसका जो मेन यूज है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता है, ट्रीटमेंट्स में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मेनली हमारा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में हमें देखने को मिलता है। यानी जो मेंटल डिसऑर्डर होता है जिन लोगों को, या ब्रेन की एक्टिविटी में कहीं एबनॉर्मल फंक्शन आ जाता है, उसी के कंडीशन में हमारे सीएनएस वाला ड्रग जो है यूज होते हुए हम देख पाते हैं। डोज एंड ड्यूरेशन आर क्रिटिकल ड्यू टू साइड इफेक्ट एंड डिपेंडेंसी। यानी इसमें जो डोज है और ड्रग का ड्यूरेशन है उसको बहुत क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट और डिपेंडेंसी भी प्रोड्यूस होते हैं, हम दे सकते हैं। ये जो ड्रग है कहीं ना कहीं पेशेंट को आदत लगाने की चांसेस भी बढ़ाता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंसी को भी देखते हुए हम इस ड्रग का ड्यूरेशन और डोज को मेंटेन करके हमें देना पड़ता है।
सीएनएस ड्रग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थेराप्यूटिक क्लासेस, यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी ड्रग्स हैं वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थेराप्यूटिक क्लासेस का ड्रग माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है प्रोटेक्टिव बैरियर कंट्रोलिंग द ड्रग एंट्री टू ब्रेन, यानी ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है बेसिकली उसको ये ऐसा बना हुआ होता है कि जो हमारे बहुत सारे मेडिसिन है उसको ब्रेन में जाने से रोकता है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रोटेक्टिव बैरियर टू कंट्रोल द ड्रग एंट्री इनटू ब्रेन। नेक्स्ट हम देखने वाले इसका कॉमन नेम, आयुपेसिनियम एंड ब्रांड नेम, यानी इसके अंदर या इस क्लास के ड्रग के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको हम नोमेनक्लेचर में ला सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है दिस इज ए ड्रग क्लास सो मल्टीप्ले ड्रग एग्जिस्ट, लाइक इसमें बहुत सारे एक स्पेशल ड्रग क्लास है, मतलब ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे ड्रग के क्लासिफिकेशन है और ये मल्टीप्ले ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा डाइजेपाम हो गया, फ्लुक्जेटिन हो गया, नो सिंगल आईयूपीएसिनियम अप्लाई टू एंटर क्लास। ऑब्वियसली यानी यहाँ के इसके अंदर बहुत सारे ड्रग अलग अलग तरीके से आएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो उसमें सबके अलग अलग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें देखने को मिल सकता है। ईच ड्रग हैज इट ओन स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, यानी हर एक ड्रग का क्या होगा अपना अपना एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले केमिकल स्ट्रक्चर, यानी जो एक बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी ड्रग एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से उसके अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी वजह से वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। तो क्या क्या वो कैरेक्टर है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इज वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द सब क्लास, यानी इसके जो मेन क्लासिफिकेशन होगा उसके अंदर जो सब क्लासेस होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। मेनी सीएनएस ड्रग आर लिपोफिलिक फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होंगे जिसके अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा जो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पाए। कॉमन फीचर इंक्लूड एरोमेटिक रिंग एंड हेटेरोसाइक्लिक, यानी इसके अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें एक एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी एंड रिसेप्टर बाइंडिंग। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा अलग अलग रिसेप्टर के अंदर, अलग अलग ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, कहीं ना कहीं उसी को लेकर उसका रिसेप्टर बाइंडिंग एक्टिविटी हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएशन डिटरमाइन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी इसके अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चर आएगा वो जो वेरिएशन आएगा वही डिटरमाइन करेगा कि इसके अंदर कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमें इसमें बताया गया एक वर्ड बताया गया जिसका मतलब है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब होता है वो कंपाउंड जो फैट सोल्यूबल है, हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड है उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए। अब यहाँ पे लिपोफिलिक का मतलब ये होता है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो हमारा फैट से बना हुआ होता है या लिपिड से बना हुआ होता है, तो इसमें जितने भी ड्रग आएंगे कहीं ना कहीं लिपोफिलिक कैरेक्टर होगा, इसी की वजह से हमारे ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे और ब्रेन के अंदर जाकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। आगे हम इसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले, जैसे कि दीज आर जनरली लिपिड सोल्यूबल, इसमें जितने भी ड्रग्स आएगा वो लिपिड सोल्यूबल नेचर का होगा। मॉडरेटरी मोलिकुलर वेट, यानी इसका जो मोलिकुलर वेट है इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हमारे ब्रेन तक पहुंच ना पाए, इसके अंदर लाइट मोलिकुलर वेट की प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। एबिलिटी टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी इसके अंदर इतना एबिलिटी होगा कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली वो क्रॉस कर लेगा और ये एसेंशियल फैक्टर है, ये करना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो उसका एक्टिविटी ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कोड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। सम ड्रग आर वीक बेस, यानी इसमें कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो वीक बेसिस होंगे। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, इसका जो स्टेबिलिटी है कब तक काम करेगा, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, कहां पे ये खराब हो जाएगा, ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल का इंट्रामोलिकुलर एटम्स का जो बॉन्डिंग है उसके वजह से कितना वेट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। विद सब टाइप। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो सीएनएस डिप्रेसेंट आता है। सीएनएस डिप्रेसेंट के अंदर दो टाइप की क्लासिफिकेशन, एक है हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, दूसरा है हमारा जनरल एनेस्थेसिया। और अगर हम बेस्ट सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम बेंजोडाइजिपिन देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीएनएस स्टिमुलेंट आता है, जैसे कि हमारा एम्फेटामिन एंड कैफीन होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, जैसे कि हमारा टाइपिकल होता है और एटाइपिकल होता है। अगर टाइपिकल की बात करें तो उसमें आता है क्लोप्रोमाजिन और दूसरा होता है हमारा क्लोजापिन। वहीं अगर हम एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो इसमें हमारा दो तरीके के ड्रग्स आते हैं, जैसे कि हमारा SSRIs होता है, दूसरा हमारा TCAS होता है। SSRIs का अगर एग्जांपल की बात करें उसका एग्जांपल होता है फ्लुएक्जेटिन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्लास की बात करें दैट इज आवर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसमें हमारा मेन ड्रग है फिनाटोइन एंड वाल्पोरेट। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें जिसमें आता है एनाल्जेसिक, जो कि एक पेन किलर होता है। बेसिकली ये सीएनएस में अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करके पेन को किल करता है, जैसे कि हमारा ओपियोइड, जो एक्चुअली में एक नार्कोटिक सब्सटेंस होता है जो हमारे अंदर एक हेलुसिनेशन टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कुछ टाइम के लिए हमारे बॉडी के अंदर पेन जो है गायब हो जाता है या हमें पता नहीं चलता है, जो कि एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है। और अगर इसमें हम हिप्नोटिक्स की बात करें तो हिप्नोटिक्स का मतलब होता है ड्रग इंड्यूसिंग स्लीप। जो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर स्लीप प्रोड्यूस करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, जिससे हमारे अंदर स्लीपिंग कैरेक्टर जनरेट होता है, उसी को हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। जो कि एक तरीके से हमारा नेचुरल स्लीपिंग प्रोसेस नहीं होता, आर्टिफिशियल स्लीपिंग नेचर हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है ताकि पेशेंट सो पाए, जिससे उसे कुछ समय के लिए बहुत सारे कंडीशन से छुटकारा मिल सके।
ये भी एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट हो सकता है। मेनली इसका यूजेस देखा गया है इंसोमिनिया वाले केसेस में, जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आता है या हाइपर एक्टिविटी होते हैं। आगे हम सेंट्रली एक्टिंग ड्रग का एक बेसिक मैकेनिज्म देखेंगे, जनरल मैकेनिज्म देख सकते हैं, यानी पूरे क्लास ऑफ ड्रग का कहीं ना कहीं एक सिमिलर मैकेनिज्म एक्शन होगा, कुछ तो ऐसा करता होगा ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से ये सारे एक्टिविटी प्रोड्यूस होंगे, या इसके अंदर जितने भी मैकेनिज्म आएंगे कहीं ना कहीं हर एक ड्रग में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग आर एक्ट ऑन स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग होते हैं वो बेसिकली उसका हर एक का अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होता है, उस पर जाकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, या वो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। They are may enhance inhibitory neurotransmitter that is GABA, यानी इसमें बताया गया है they may enhance the inhibitory neurotransmitter like GABA। इसका मतलब होता है ये बेसिकली हमारे इनहिबिटरी एक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे GABA के ऊपर इनहिबिशन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, और इंक्रीज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन और सेरोटोनिन, और या तो ये हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन को क्या करेंगे, इसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एक्साइटेटरी कैरेक्टर जनरेट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है अगर वो डिप्रेस्ड है तो एक्टिव फॉर्म में आएगा और अपना जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको प्रोड्यूस कर पाएगा। सम ब्लॉक द रिसेप्टर एक्टिविटी, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एंटागोनिस्ट होते हैं, वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करके भी कुछ कंडीशन को ठीक करते हैं। एंड अदर्स एक्ट एज एगोनिस्ट, यानी उसमें जो बचे कुछ मेडिसिन होता है वो एगोनिस्ट की तरह काम करता है, जिससे भी अपना जो कई सारे कंडीशन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। दीज ड्रग मेनली अफेक्ट द सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब इसमें जितने भी ड्रग आएंगे वो हमारा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो सिग्नलिंग होता है या सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो उसके ऊपर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हमें मिल जाता है, या बहुत सारे कंडीशन से हमें ठीक होते हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो इट मॉडिफाई द न्यूरोनल सिग्नलिंग पाथवे, यानी इसका बेसिक जो मैकेनिज्म एक्शन होता है वो क्या करता है, हमारा जो न्यूरोनल सिग्नलिंग पाथवे होता है उसको मॉडिफाई करता है, उसके अंदर चेंजेस लाता है, जिसके वजह से इसका अलग अलग एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है। और ये जो न्यूरोनल सिग्नलिंग पाथवे होता है इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो अपना सिग्नल को प्रोड्यूस कराने में मदद करते हैं। इट रिजल्ट इन द थेरेपेटिक सीएनएस इफेक्ट, इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे सीएनएस के अंदर एक थेरेपेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, या एक बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं, जो हमें मदद करता है बहुत सारे जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर उससे हमें रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पे अगर एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है एक्टिवेट द रिसेप्टर, यानी वो ड्रग या वो मॉलिक्यूल जो जाता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उसका एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है या बढ़ाता है, जिससे क्या होता है किसी व्यक्ति के अंदर अगर उसका कंडीशन कम देखने को मिल रहा था वो बैलेंस आउट हो जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर से वो जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से केमिकली डिग्रेड होता है या इसका एक्शन जो है टर्मिनेट होते हुए देखता है, या बॉडी के अंदर एक टाइम के बाद इसका जो एक्टिविटी है वो खत्म होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है मेनी सीएनएस ड्रग आर स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में स्टेबल होते हैं। सम ड्रग डिग्रेड अंडर लाइट एंड हीट, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बेसिकली हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं और हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी लाइट और हीट के प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस में अकर इन द सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग में ये होता है जो हमारे सेंट्रली जो हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल घूम रहा होता है उससे रिएक्ट करके ये हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में भी खराब हो जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। स्टोरेज कंडीशन में इफेक्ट द स्टेबिलिटी, यानी इसका जो स्टोरिंग कंडीशन होता है कहीं ना कहीं हमें इसको लाइट और हीट से बचा के रखना है, नहीं तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी जो है, इसका जो एक्सपायरी डेट है या जो इसका एक्सपायरी फैक्टर है वो जल्दी आ जाएगा और ये ड्रग जल्दी हमारे खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर एक्टिविटी सही से प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन बाय वाटर, यानी जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ड्रग्स के अंदर वो वाटर के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। आगे हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट कॉजेस सेडेशन एंड ड्राउजीनेस, जब इस मेडिसिन को कोई व्यक्ति खाता है या कोई पेशेंट खाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सेडेशन और ड्राउजीनेस हमें देखने को मिलता है। ड्राउजीनेस मतलब एक तरीके से वीकनेस या वीकनेस की तरह फील करने वाला एक्टिविटी होता है। डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंस, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस मेडिसिन को खाता है या लॉन्ग टाइम तक खाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिखने को मिलता है और टॉलरेंस भी देखने को मिलता है। टॉलरेंस का मतलब होता है वो जो ड्रग है उसका स्पेसिफिक डोज में भी उसका सेम एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होता जितना उसके अंदर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलता है, यानी कुछ चीज को लर्न करना है, सीखना है, पढ़ना है तो उसके अंदर भी वो सही से नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। और कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें फ्यू सम ड्रग की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो है उसका लंग्स सही से काम नहीं करेगा या सही से इनहेल नहीं कर पाएगा, सही से एक्सेल नहीं कर पाएगा, ये भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में बताया गया है इट विल प्रोड्यूस नाउसिया एंड वोमिटिंग, ये ड्रग को जब खाया जाता है तो पेशेंट के अंदर नाउसिया और वोमिटिंग वाले कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना और नाउसिया का मतलब होता है उल्टी से पहले आने वाले जो एक्टिविटी या फील होता है उसको हम नाउसिया बोलते हैं। नेक्स्ट 6th में बताया गया है डिजीनेस, यानी जब इस मेडिसिन को कोई पेशेंट खाता है तो उसके अंदर एक तरीके से डिजीज होने वाले
या वीकनेस सा फील उसे होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो विड्रोल सिम्टोम इसके अंदर जनरेट होता है कि जब व्यक्ति इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म तक खाता है और छोड़ देता है तो उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है, जो उसके वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति को इस मेडिसिन का रिक्वायरमेंट फील होता है, उसी को हम बोलते हैं विड्रोल सिंड्रोम। सेम कैरेक्टर अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल या नॉर्को यूज कर रहा होता है काफी लंबा समय से, अगर उसको मना कर दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए तो उसको एक तरीके से एंजाइटी का फील होता है, उसी को हम बोलते हैं विड्रोल सिम्टोम। तो इस ड्रग को खाने के बाद भी कहीं ना कहीं पेशेंट को विड्रोल सिम्टोम को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें सीएनएस टॉक्सिसिटी एंड हाई डोज, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में जाके एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और अगर इस ड्रग का लिपोफिलिक कैरेक्टर एकदम ज्यादा होगा और एकदम ज्यादा करना पड़ता है ताकि हमारे ब्रेन में जाके उसका एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके, तो उससे क्या हो सकता है, सीएनएस के अंदर टॉक्सिसिटी भी होने के चांसेस हो सकता है हाई डोज में। इसमें डिपेंडेंसी का मतलब बताया गया है नीड फॉर कंटिन्यू टू यूज, यानी पेशेंट क्या है, एक लंबा समय से खाने के बाद क्या होगा, उसको एक फील आएगा कि मुझे ये मेडिसिन दोबारा से खाना चाहिए, इसी को हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। आगे हम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने वाले हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिन कंडीशन में हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसका कंडीशन जो है और भी खराब हो सकता है, या केमिकल रिएक्शन होकर अलग एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है या नॉन एसेंशियल कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि सीवियर सीएनएस डिप्रेशन, किसी व्यक्ति का पहले से ही सीएनएस डिप्रेस है और ये मेडिसिन देने के वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, उस कंडीशन में क्या होगा और हाइपर सीवियर से भी ज्यादा हाइपर सीनियस डिप्रेशन हो जाएगा, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, कई व्यक्ति को क्या होता है जो उसका लंग से सही से फंक्शन नहीं कर सकता है, सही से स्वेल नहीं होता है या सही से श्रिंक नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर हम इस मेडिसिन को दे देंगे तो अल्टीमेटली ये इसका साइड इफेक्ट ही होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेस प्रोड्यूस करता है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कंडीशन में अगर इस मेडिसिन को देंगे तो उसका एक्टिविटी जो हाइपर हो जाएगा, इससे उसका रेस्पिरेशन जो है कोलैप्स हो सकता है। लीवर इंपेयरमेंट, देखिए 90% जो ड्रग होता है हमारे लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है और उसका एक्टिविटी टर्मिनेट होता है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर फंक्शन इंपेयरमेंट है यानी एबनॉर्मल है, उस व्यक्ति को अगर हम ये मेडिसिन दे देंगे तो ये सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और हम सभी को पता है कि हमारे सीएनएस में जाकर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यानी ये सीएनएस के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे ऑर्गन फेलियर या ब्रेन डेड होने की चांस बढ़ जाता है। वही नेक्स्ट बताया गया हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कई लोगों में यह देखा गया है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी कैरेक्टर होता है तो उन कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। लास्ट वन की बात करें दैट इज आवर प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो प्लासेंटा में भी एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है और इसका लिपोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये प्लासेंटा को क्रॉस करके फॉइटस तक या बेबी तक पहुंच सकता है, जिससे बेबी के अंदर भी इसकी एक्टिविटीज प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि उसके लिए सही नहीं माना जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी कंडीशन में इन तरह के ड्रग को प्रोहिबिट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें बताया गया हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। आगे हम इसका यूजेस देखने वाले हैं। सीनियस ड्रग्स का मेजर यूजेस की बात करें तो सबसे पहले एंजाइटी के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है, दूसरा डिप्रेशन से ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है, तीसरा एपिलेप्टिक कंडीशन में पेशेंट को काल्म करने के लिए, शांत करने के लिए इसको दिया जाता है ताकि उसका जो एपिलेप्टिक कंडीशन है कुछ समय के लिए रुक जाए, इसके लिए भी हमें दिया जाता है। तो वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पेन के मैनेजमेंट में इसे दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होता है तो कुछ समय के लिए क्या करता है, हमें एनाल्जेसिक फील कराता है, यानी ये एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेन कंप्लीटली दूर नहीं होता, लेकिन पेन होने वाले जो फीचर होता है उस कंडीशन का उसको ये गायब कर देता है कुछ टाइम के लिए हमारे ब्रेन को अफेक्ट करके। स्लीप डिसऑर्डर, जैसे कि हमारा इंसोमिनिया के पेशेंट में क्या किया जाता है, जब सेंट्रली एक्टिंग ड्रग दिया जाता है जैसे कि हमारा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, तो क्या करता है आर्टिफिशियल स्लीपिंग नेचर प्रोड्यूस करता है जिससे पेशेंट सो जाता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इसको दिया जाता है, क्योंकि जो साइकेट्रिक कैरेक्टर होता है उसमें देखा गया है उसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल तरीके से आता है, उसी को हम साइकोसिस बोलते हैं। तो इसी कंडीशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को डिप्रेस किया जाता है ताकि हम इस ड्रग को देने के बाद पेशेंट जो है शांत होकर बैठ जाए या सो जाए, जब तक कि उसका एक्साइटमेंट खत्म ना हो जाए। तो इसमें साइकोसिस का मीनिंग बताया गया है लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। जब पेशेंट को साइकोसिस होता है तो रियलिटी उसको फील नहीं कर पाता है, उसको सब चीज एबनॉर्मल तरीके से सही लगने लगते हैं, उसी को हम साइकोसिस बोलते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह समझे तो इसमें हम दो लाइन में इसको समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बताया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग एक्ट बाय मॉड्यूलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। इसका जो मेन एक्टिविटी होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है। एबिलिटी टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी इसके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए ताकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाए, यानी बेसिकली इसके अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर बहुत ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए ताकि वो अपना एक्टिविटी ब्रेन के अंदर जाके प्रोड्यूस कर पाए। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो ये हमारा केमिकल मैसेंजर होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग की बात करें तो हमारे केमिकल मैसेंजर जो होगा हमारे ब्रेन के अंदर होगा, उसी को हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं या यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली याद रखने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर ये 5 पॉइंट आपको याद रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद रह जाएगा। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है सीनेस ड्रग अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो सीनेस ड्रग होता है उसका मेन एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है, और इसी से जुड़ा हुआ ऑर्गन जो है या इसी से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है उसी के ऊपर फंक्शन को मॉडिफाई करते हुए हम देख पाते हैं। क्लासिफाइड इनटू डिप्रेसेंट स्टिमुलेंट, इसका जो मेन एक्टिविटी होता है या मेन क्लासिफिकेशन होता है या तो रिसेप्टर को डिप्रेस करेगा या तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इसीलिए
इसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट के ऊपर बेस है। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, यानी जो इसके अंदर जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर इसका एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है। इट इज यूज्ड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी हमारे न्यूरॉन्स को लेके, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरॉन्स होता है उसके डिजीज को लेके या डिसऑर्डर को लेके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रिक्वायर केयरफुल डोजिंग ड्यू टू साइड इफेक्ट, इसके अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहता है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसका जो डोजिंग है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने सेंट्रली एक्टिंग ड्रग का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, बेसिक पार्ट को कवर किया। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम जनरल एनेस्थीसिया देखने वाले हैं, यानी हम ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर जाने वाले हैं और स्पेसिफिकली ड्रग के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। उसके बाद उसके अंदर जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है उसका फर्स्ट 3 ड्रग को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारा हैलोथेन, जो हमारा स्टारमार्क ड्रग है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। इसके अंदर हम सिंथेसिस, एसएआर, मैकेनिज्म एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड जनरल इंट्रोडक्शन के पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।